हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव, मैं PSIR और पॉलिटी पढ़ाता हूँ। आज मैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केजरीवाल जी के एक्साइज पॉलिसी स्कैम पर दिए गए फैसले के बारे में चर्चा करूँगा। हो सकता है कि एक वीडियो और भी बनाऊँ बाबा नारायण हरि पर उर्फ भोले बाबा पर, जो कि जिसको लेकर के आजकल काफ़ी चर्चा चल रही है, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप चाव से उसको देखेंगे। मैं अपना कोई ओपिनियन इस पर नहीं दे रहा हूँ, कारण ये है कि वो बायस्ड हो जाएगा। मैं केवल वही बता रहा हूँ जो घटना घटित हुई है। एक प्रकार से मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इस पर मैं अपना कोई ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ, ना तो कोई एनालिसिस करके किसी का मत दे रहा हूँ। मत भी किसका दूंगा भाई? करंट में मत या तो मैं किसी विरोधी दल का दूंगा या रूलिंग पार्टी का दूंगा, दोनों ही बायस्ड होंगे। इस वजह से तटस्थ बने रहना ही ज़्यादा अच्छा है और न्यूज़ बता देना ही उचित है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट ने मई 2024 में जो अंतरिम जमानत दिया था केजरीवाल जी को लोकसभा में चुनाव प्रचार के लिए, उसी समय जो केजरीवाल जी ने उस समय रिक्वेस्ट किया था सुप्रीम कोर्ट से कि भाई ऐसा किया जाए कि हमारे खिलाफ़ ईडी ने जो अभियोजन का चार्ज लगाया है, यानी ये स्कैम का चार्ज लगाया है कि हमने आबकारी नीति बनाते समय कुछ घपलेबाजी किया था, जिससे कि हेरा फेरी जिसमें हेरा फेरी शराब में हेरा फेरी हुई थी और जिसके तहत मैंने बिचौलियों को लाभ पहुंचाया। उसमें ये भी आरोप है कि 100 करोड़ का तो सीधे सीधे किकबैक हमको साउथ लॉबी से मिला, जिसमें 45 करोड़ रुपए हमने गोवा चुनाव के लिए वहाँ के लोगों को देने के लिए हवाला के माध्यम से भेज दिया था। ये पूरी तरह से निराधार है और इसको खारिज किया जाए। एक्चुअली केजरीवाल के वकील साहब जो अभिषेक मनु सिंघवी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता, 2 जजों की डिवीज़न बेंच के सामने ये तर्क दिया था कि इसे ख़त्म किया जाना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल के खिलाफ़ कोई केस बनता ही नहीं, वो बिल्कुल निराधार है। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ के मामले में कि भाई ऐसा है कि ये निराधार है कि आधार युक्त है, इस संबंध में हम फैसला बाद में देंगे, वही फैसला आज आया है। तो उन्होंने अंतरिम जमानत तो दे दी है, रेगुलर जमानत के लिए उनको राउज एवेन्यू कोर्ट फिर जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से जमानत तो मिली थी न्यायबिंदु जस्टिस न्यायबिंदु के द्वारा, जो कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रही हैं, स्पेशल जज रही हैं। और उन्होंने अवकाश के दौरान, यानी अदालतों में जो अवकाश होता है, उस दौरान जो है मिस बावेजा की जगह लेते हुए ये फैसला सुनाया था। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ईडी के आरोपों को ठीक से नहीं पढ़ा और इसी आधार पर जो है हाई कोर्ट ने उनके रिलीज़ यानी रेगुलर बेल, केजरीवाल को रेगुलर बेल देने के आदेश को स्टे कर दिया था, जिससे केजरीवाल साहब बाहर नहीं आ पाए थे। और ये घटना 21 जून 2024 को घटी थी। 20 जून को मैडम न्यायबिंदु ने संभवतः ये ऑर्डर दिया था और एक दिन बाद यानी 21 जून को उनको ऑर्डर अपलोड होने के बाद रिलीज़ किया जाना था। लेकिन इसी बीच जो है ईडी पहुंच गई हाई कोर्ट, जहां हाई कोर्ट के संभवतः सुधीर कुमार जैन, जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने, एकल जज बेंच ने इसे स्टे कर दिया था। उसका नतीजा ये हुआ था कि केजरीवाल साहब बाहर नहीं आ पाए। सेम डे CBI ने उन्हें प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट यानी भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया था, यानी गिरफ्तारी दिखा दिया था, तिहाड़ जेल जाके गिरफ्तार कर लिया था। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने आज उनको ईडी की गिरफ्त से बाहर आने का आदेश दे भी दिया है, तो भी वो बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वो CBI कस्टडी में रहेंगे। इसका सीधा सा और मतलब हुआ कि अरविंद केजरीवाल, भले ही वो दिल्ली के सिटिंग चीफ मिनिस्टर के पोस्ट से अभी उन्होंने रिजाइन नहीं किया, जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी निसहाय दिखा, उसने भी कुछ नहीं किया, क्योंकि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है कि जब तक आप स्वेच्छा से मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या किसी मंत्री का पद नहीं छोड़ते, तब तक आपको कोई हटा नहीं सकता। एक्चुअली अन्य मंत्रियों को
तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री हटा भी सकते हैं, लेकिन अपने खुद कैसे हटेंगे अगर उनके पास मेजॉरिटी है तो। दूसरे शब्दों में केजरीवाल जेल जाने के बाद भी सिटिंग चीफ मिनिस्टर बने रहे दिल्ली के, और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं आज ये कहते हुए भाई वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर से ये नहीं कह सकते, उसको ये उपदेश नहीं दे सकते उसको कब रिज़ाइन करना चाहिए, कब नहीं रिज़ाइन करना चाहिए। जो भी है ये उनके विवेक पर निर्भर करता है। पुनः सुप्रीम कोर्ट के 2 जज दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजीव खन्ना, जो संजीव खन्ना माना जाता है कि वो अगले चीफ जस्टिस होंगे भारत के, और वही इस बेंच को हेड कर रहे थे, इस डिवीज़न बेंच को। उन्होंने अभिषेक मनु सिंघवी के उस तर्क को स्वीकार किया जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि भाई इंटेरोगेशन 90 दिन तक किसी चीफ मिनिस्टर को रख करके जेल में इनकार्सरेशन शब्द का प्रयोग किया था, और जेल में रख करके उससे पूछताछ करने का बहुत समय होता है, और केवल इस आधार पर उसे कुछ दिन और जेल में रखा जाए ये कहीं से भी उचित नहीं है। अतः पर्सनल लाइफ और लिबर्टी के आधार पर उनको बाहर कर देना चाहिए, यानी उनको बेल दिया जाना चाहिए। ऐसी इस तर्क को सुप्रीम कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने स्वीकार कर लिया और लाइफ और लिबर्टी के आधार पर उनको बाहर कर दिया, और कहा भी 90 दिन से अधिक समय तक के से वो जेल में हैं, यानी उनको मार्च लास्ट में 21 मार्च को संभवतः गिरफ्तार किया गया था, तो 21 मार्च से वो अभी जेल ही में हैं, तो 90 दिन से ज़्यादा का समय भी व्यतीत हो गया है, और इतना समय पर्याप्त होता है किसी को किसी से पूछताछ करने के लिए। पुनः उनको जेल में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसके विवेक पर रखा गया है, लेकिन पीएमएलए की धारा 45 यानी धन शोधन निरोधक अधिनियम 2002 की धारा 45 के अनुसार ये विवेक जुडिशरी के पास भी है कि अगर आदमी गऊ है, यानी वो खुराफात नहीं कर सकता, और जेल से बाहर आने के बाद वो फिर से कोई भ्रष्टाचार नहीं करेगा, कोई अपराध नहीं करेगा, तो ऐसी दशा में वो अपने विवेक के आधार पर उसको ज़मानत दे सकती है। तो हम इन्हें अंतरिम ज़मानत देते हैं, ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने किया। पुनः कि कन्विक्शन स्टैंड करता है कि नहीं, यानी इनके खिलाफ़ जो आरोप लगे हैं, केजरीवाल साहब के खिलाफ़ ईडी के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं कि एक्साइज पॉलिसी में स्कैम हुआ था, यानी आबकारी नीति में घोटाला हुआ था, और उसके माध्यम से कई 100 करोड़ रुपए, कम से कम 100 करोड़ रुपए तो साउथ लॉबी के माध्यम से ही अर्न किए गए थे, जिसमें से 45 करोड़ रुपए गोवा विधानसभा चुनाव के लिए जारी किए गए थे। ऐसा आरोप ईडी ने लगाया है। उसने अपना, कल हमने डिस्कस भी किया था, सप्लीमेंट्री चार्ज यानी पूरक चार्जशीट यानी पूरक आरोप पत्र भी कल दाखिल कर दिया था राउज एवेन्यू कोर्ट में, और उसी बारे में हम कल चर्चा भी किए थे। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना ये है कि भाई ऐसा है, जिस प्रकार से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास विवेक है कि वो कब गिरफ्तार करे कब गिरफ्तार न करे, इसी प्रकार से कोर्ट के पास भी विवेकी अधिकार है कि अगर आदमी सीधा साधा है, अगर आदमी खुराफात नहीं कर सकता बाहर आने के बाद, तो उसको बेल दिया जाए। रही बात आरोप सही हैं कि या नहीं है, इसे हम लार्जर बेंच को सौंपते हैं। मेरा मानना है लार्जर बेंच, जो कि जस्टिस DY चंद्रचूड़ इसमें जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन लार्जर बेंच का हमको लगता है, चूँकि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि भाई ऐसा है, ईडी के मामलों में और PMLA कानून का जहाँ तक है उसको स्पष्ट किया जाए, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ को ही ये मामला जाएगा, जिसमें कम से कम 5 न्यायाधीश होंगे, और ये निर्णय DY चंद्रचूड़ को ही लेना है, जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। दूसरे शब्दों में, भारत का मुख्य न्यायाधीश मास्टर ऑफ द रोस्टर होता है, यानी कौन सी बेंच बनेगी, किस क्रम में बनेगी, और उसमें कौन कौन से जज होंगे, ये तय करने का अधिकार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही है। तो जाहिर है DY चंद्रचूड़ ही ये निर्धारित करेंगे कि कैसी बेंच होगी, कौन कौन उसमें होंगे। अगर वो खुद उसमें शामिल होते हैं तो बिना कुछ कहे ही उसके अध्यक्ष वही होंगे। दूसरे शब्दों में, DY चंद्रचूड़ उस बेंच में होंगे कि नहीं होंगे, ये भी देखना होगा। लेकिन ये मेरी समझ से ये संविधान पीठ ही होगी जिस मामले में
जिस बेंच को एक्चुअली संजीव खन्ना की बेंच ने ये मामला रेफ़र किया है, लार्जर बेंच से तात्पर्य हमारी समझ से संविधान पीठ से ही है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से ही है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145(3) के अंतर्गत गठित की जाती है। और जैसा हमने बताया, इसे गठित करने का अधिकार ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को है। और इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब हैं, धनंजय चंद्रचूड़ साहब हैं, और वही इसको तय करेंगे कि भाई ऐसा है कि लार्जर बेंच कब बैठाई जाए और कितने लोग उसमें शामिल होंगे और कौन कौन होंगे। तो वही बेंच ये तय करेगी कि केजरीवाल के ख़िलाफ़ जो आरोप तय किए गए हैं या आरोप लगाए गए हैं ED के द्वारा, वो जायज़ हैं, यानी उनका कोई आधार है कि वो निराधार हैं। हालांकि BJP का कहना ये है कि जो ये बेंच है उसने कतई ये सब नहीं कहा है कि भाई अगर ये रिलीज़ हो भी जाते हैं तो चीफ मिनिस्टर का पद संभालेंगे या कोई भी प्रशासनिक दायित्व का निर्वहन करेंगे। एक्चुअली जो आदेश मई 2024 में था, वही आदेश इस समय भी स्टैंड करेगा, ऐसा BJP का मानना है। चूँकि इसको स्पेसिफाई नहीं किया है बेंच ने, तो ये अपने अपने व्याख्या पर निर्भर करता है। खैर, जो भी है, यही कुल ले दे करके मामला है। मामला आज के सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता हैं, के द्वारा दिए गए अंतरिम रिलीफ को लेकर के है। मैंने आपको बताया कि रेगुलर बेल के लिए पहले ही अंतरिम ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि यह काम निचली अदालत का है, यानी राउज एवेन्यू कोर्ट अधीनस्थ अदालत का है, और बेहतर है कि रेगुलर ज़मानत के लिए, नियमित ज़मानत के लिए आप उसी के पास जाएं। अभी जस्टिस न्याय बिंदु ने यही रेगुलर ज़मानत दे दिया था, जिसे हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया था, और इसने CBI ने सेम डे जा कर के गिरफ़्तार कर लिया था केजरीवाल को, जिससे ED के साथ साथ अब वो CBI हिरासत में भी चले गए थे। अब तो मान लो उनको ज़मानत दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रेगुलर ज़मानत नहीं दे सकता, क्योंकि वो अपने उस वादे से बंधा हुआ है जिसमें उसने कहा था कि रेगुलर ज़मानत अधीनस्थ अदालत से ही प्राप्त की जा सकती है। इसलिए उसने आज भी अंतरिम ज़मानत दिया। हालांकि उसने कोई डेट नहीं बताया कि इसी डेट तक वो तय करने का अधिकार जो है, या अगर उसी को आगे बढ़ाना है तो जाहिर है कि वो दिल्ली हाई कोर्ट के पास होगा या राउज एवेन्यू कोर्ट के पास होगा। हालांकि राउज एवेन्यू कोर्ट को अधिकार दिया गया है कि वो रेगुलर ज़मानत दे सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस पर चर्चा समाप्त करता हूँ। थैंक यू।